गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे हमारे क्लास 12 के एग्रीकल्चर बायो, जिसमें अपना सेकेंड लास्ट लेसन 9th लेसन अपन ने स्टार्ट किया था और उसमें पढ़ा था सूत्रकृमि, घोंघा एवं स्लग के बारे में। तीसरा वीडियो है हमारे इस लेसन का। पहले लेसन में देखिए अपन ने सूत्रकृमियों के बारे में पढ़ा था, उनका सामान्य परिचय, संरचना, वर्गीकरण और पादप रोगों के बारे में भी अपन ने चर्चा की थी। ठीक है, वर्गीकरण पढ़ा था निमेटोड्स का अपन ने। फिर उसके बाद अपन ने गेहूं का मोलिया रोग, ठीक है, और सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोगों की चर्चा की थी अपन ने। ठीक है, आज अपन शुरू कर रहे हैं हमारे इस लेसन का, ये लास्ट पार्ट होने वाला है, तो जिसमें अपन पढ़ेंगे गेहूं का सेहूं एवं तंदू रोग। देखिए, गेहूं का जो सेहूं एवं तंदू रोग, गेहूं का मोलिया रोग अपन ने पढ़ा है, सब्जियों की ग्रंथिया रोग, ये सब रोग किससे फैलते हैं? ये सब रोग सूत्रकृमियों से, निमेटोड से फैलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन, गेहूं का सेहूं एवं तंदू रोग। देखिए, गेहूं का सेहूं एवं तंदू रोग में क्या होता है? ईयर ककल एंड येलो ईयर रोट डिजीज ऑफ व्हीट। परिचय देखें, गेहूं का सेहूं रोग की खोज सर्वप्रथम इंग्लैंड के वैज्ञानिक निधम ने 1743 में की। गेहूं के अंदर सर्वप्रथम ये रोग, जो सेहू रोग होता है, वो किसने देखा था? 1743 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक निधम ने देखा था। और भारत में ये रोग सर्वप्रथम प्रांत 1919 में मिलने द्वारा देखा गया। भारत में सबसे पहले 1919 में मिलने द्वारा देखा गया, यानी ऑलमोस्ट 172 साल बाद भारत में यह देखा गया। इंग्लैंड में सबसे पहले निधम नवारा 1743 में और 1919 में पंजाब में भारत के अंदर मिलने नामक वैज्ञानिक द्वारा देखा गया। वासुदेवा एवं हिगोरानी ने 1952 में बताया कि इस रोग के कारण गेहूं के उत्पादन में 1 से 3% तक की हानि होती है। वासुदेवा और हिगोरानी ने 1952 में क्या बताया? ये बताया कि 1 से 3% अगर ये गेहूं में रोग हो जाए, सेहूं रोग, तो उससे क्या होता है कि 1 से 3% तक हानि हो जाती है। ठीक है, यानी नुकसान होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन 1 से 3% भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यह रोग पीले बाली विगलन रोग कारक जीवाणु रेथाइबैक्टर ट्रिटिसाई के साथ फैलता है। पीले बाली रोग फैलाने वाला, विगलन रोग फैलाने वाले कारक, जिसका रोग कारक होता है रेथाइबैक्टर ट्रिटिसाई, इसके द्वारा ये इसके साथ फैलता है सेहूं रोग, यानी साथ में पाया जाता है। अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाने के साथ साथ गेगल युक्त आटा मनुष्य एवं पशुओं के लिए जहरीला हो जाता है। जो गेगल इनका सूत्रकृमि होता है, ईयर ककल, ठीक है, उसका जो रोग होता है, यानी गेहूं में अगर ये रोग फैल गया और ये गेगल युक्त आटा हो, गेहूं को अपन ने पिसवा लिया और उस आटे का अपन ने सेवन किया है, तो ये मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के लिए भी जहरीला होता है, विषैला होता है। आगे देखिए, हचिनसन ने देखिए 1917 में भारत के पंजाब प्रांत से सर्वप्रथम बाली विगलन रोग कारक की खोज की। भारत के पंजाब प्रांत से हचिनसन नामक वैज्ञानिक ने 1917 में सबसे पहले बाले विगलन रोग कारक की खोज की थी। ठीक है, सेहूं रोग के लक्षण क्या है तो वो देखते हैं अपन। इस रोग के लक्षण तने पर दिखाई देते हैं, पत्ती और पुष्पीय भागों पर दिखाई देते हैं, यानी पूरे पुष्प पर या पुष्प के जो भाग होते हैं, दल, बाह्य दल, दल पुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडा से बीजांड, इनके दिखाई देते हैं। जो संक्रमित पौधा होता है वो बौना रह जाता है, छोटा रह जाता है, वृद्धि नहीं होती आकार में, उसकी लंबाई नहीं बढ़ती। इसकी पत्तियां मुड़ी हुई और झुर्रीदार हो जाती है। इसकी जो पत्तियां होती है वो मुड़ी हुई और झुर्रीदार रह जाती है। ठीक है, देखिए, संक्रमित जो बालियां होती है वो फैली हुई, छोटी और चौड़ी होती है। जो संक्रमित बालियां होती है वो फैली हुई होती है, छोटी होती है और चौड़ी होती है। ठीक है, इनकी जो बालियां जो संक्रमित हो जाती है वो फैल जाती है, छोटी रह जाती है और चौड़ाई में बढ़ जाती है। देखिए, नीचे पौधा भी दे रखा है, बाली दे रखी है। लंबे समय तक हरी बनी रहती है, और इसके बाद क्या रहता है? लंबे समय तक हरी बनी रहती है बाली, और इसमें दाने के स्थान पर गेगल बनते हैं, जो गहरे भूरे से काले रंग के होते हैं। इसमें दाने के स्थान पर गेगल बनते हैं। ठीक है, जो कैसे रंग के होते हैं? गहरे भूरे काले रंग के होते हैं। ठीक है, प्राय रोगी पौधों में स्वस्थ पौधे से 30 से 40 दिन पहले बाली निकल जाती है। जो रोगी पौधा होता है उसको स्वस्थ पौधे के मुकाबले 30 से 40 दिन पहले ही
बालियाँ निकल आती हैं तथा पिटिकाएँ बनना प्रारंभ हो जाती हैं। पिटिकाएँ बनना प्रारंभ हो जाती है जो प्रारंभ में मुलायम चमकीले गहरे रंग की होती है। ये पिटिकाएँ प्रारंभ में शुरुआत में तो मुलायम गहरे चमकीले रंग की होती हैं, ठीक है, और जो बाद में गहरे भूरे या काले रंग में बदल जाती है, बाद में गहरे भूरे या काले रंग में बदल जाती है। पिटिकाएँ कुंडों के आधार पर तूसों पर भी बनती है। पिटिकाएँ जो होती है वो कुंडों के आधार पर तूसों पर भी बनती हैं। संक्रमित पौधों का जो तना मर्दा के समीप आधार भाग पर फूला रहता है, ये रोग केवल सूत्रकृमि द्वारा होता है। ये जो संक्रमित पौधा होता है उसका तना मर्दा के समीप आधार भाग से, यानी ये इसकी मृदा है, इसके ऊपर ये जो तना है इसके आधार भाग से, यानी मर्दा के समीप जो पास वाला भाग होता है ये वाला, ठीक है, वहाँ से ये क्या रहता है, फूला हुआ रह जाता है, फूल जाता है। और ये रोग केवल सूत्रकृमि द्वारा होता है, केवल सूत्रकृमि द्वारा होता है, किसी और रोग के नहीं होता। फिर तंदु रोग के लक्षण देखे अपन। अब सेव रोग के लक्षण तो अपन ने देख लिया, अब तंदु रोग में क्या होता है। गेहूं में तंदु या पीली बाली विगलन रोग का प्रथम लक्षण तरुण पौधों की निचली पत्तियां ऐंठी हुई दिखाई देती हैं। प्रथम लक्षण इस पीली बाली विगलन या जिसको तंदु रोग भी कहते हैं। तो देखिए इसका पहला लक्षण क्या होता है कि तरुण पौधों की जो निचली पत्तियां होती है वो ऐंठी हुई दिखाई देती हैं, ऐंठी हुई दिखाई देती है, यानी पूरी खुली हुई नहीं होती हैं, फैली हुई नहीं होती, ठीक है, जो तरुण नए पौधे होते हैं, ठीक है, तथा एक चमकीले पीले रंग का चिपचिपा अवपंक रूपी रिसाव बालियों एवं पत्तियों पर होता है। एक चमकीले पीले रंग का जो तरल पदार्थ देखने को मिलता है जो चिपचिपा होता है, ठीक है, ये रिसाव कहाँ देखने को मिलता है, हमें बालियों और पत्तियों पर दिखाई देता है, ठीक है, जिसके कारण जो पर्णाच्छद एवं तना चिपक कर गुथ जाता है, पर्णाच्छद और तना चिपक कर आपस में गुथ जाते हैं, ठीक है, जिससे पौधे की वृद्धि ही रुक जाती है, पौधा बढ़ता ही नहीं है, वृद्धि नहीं करता है, और तना विकृत हो जाता है, बिना सेब का रह जाता है। आगे देखिए, नम मौसम में अवपंक बहते हुए दिखाई देते हैं। जो नम मौसम होता है उसमें तो अवपंक होते हैं, वो बहते हुए दिखाई देता है, परंतु सूखने पर कठोर भंगुर या एवं पीले या भूरे रंग का हो जाता है। सूखने पर जो होता है वह कठोर भंगूर रंग का हो जाता है। अवपंक जो नम मौसम में, जो नम मौसम होता है जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा पाई जाती है, तब क्या होता है, ये अवपंक बहते हुए हमें दिखाई देते हैं, लेकिन सूखने पर यह कठोर भंगूर एवं पीले या भूरे रंग का हो जाता है। ये रोग सूत्रकृमि एवं जीवाणु के कारण होता है। सूत्रकृमि के साथ साथ जीवाणु भी के कारण भी होता है। इसे जटिल रोग भी कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगाना कि गेहूं के कौन से रोग को जटिल रोग कहा जाता है, तो वो है हमारा तंदु रोग। कौन सा? तंदु रोग को अपन गेहूं का जटिल रोग भी कहते हैं। रोग कारक देखिए, रोग कारक एंग्यूनिटिट्रिसाई, एंग्यूनिटिट्रिसाई और रेथाइबैक्टर टिट्रिसाई, ये किसके, तंदु और सेहू के रोग के क्या हैं, रोग कारक हैं जो रोग फैलाते हैं, ठीक है। एंग्यूना टिट्रिसाई और रेथाइबैक्टर टिट्रिसाई, ठीक है। रोग चक्र की चर्चा करें तो गेहूं के सेहू रोग को उत्पन्न करने वाले जो डिंबक होते हैं, ठीक है, में नम अवस्थाओं में 8 से 9 वर्ष व शुष्क अवस्थाओं में लगभग 28 वर्ष तक जीवन सम बना रहता है। गेहूं के सेहू रोग को उत्पन्न करने वाले जो डिंबक होते हैं, यानी जो लार्वा अवस्था होती है, यानी जो अंडे से बाहर निकलता है लार्वा या लट की अवस्था, जो गेहूं का सेहू रोग की जो लार्वा अवस्था होता है वो पिट्टिकाओं में नम अवस्थाओं में, अगर अवस्था नम रहे तो वह पिट्टिकाओं के अंदर 8 से 9 वर्ष, नम अवस्था रहे तब तो 8 से 9 वर्ष तक वो जीवित रह सकता है अंदर, ठीक है, यानी जीवित अवस्था में रहता है। और शुष्क अवस्था अगर मिल जाए तो वो 28 वर्ष तक कंटिन्यू वहाँ पड़ा रह सकता है, ठीक है, चाहे कोई फसल बो ना बो, उस पर संक्रमित हो ना हो, फिर भी वो वहाँ पर जीवित रहेगा। इस 28 साल अगर वो सूखा बना रहे, शुष्क अवस्था रहे, तो 28 साल में अपन कभी भी अगर फसल बोएंगे तो वो उनको संक्रमित कर देगा, उस फसल को खराब कर देगा। खेत में तथा पौधे के अवशेषों पर बनी ये पिट्टिकाएं अगले फसल में संक्रमण फैलाने में प्राथमिक निवेश द्रव्य का कार्य करती हैं। जो खेत होता है, खेतों में और पौधे के जो अवशेष होते हैं, इन पर बनी ये जो पिट्टिकाएं होती हैं, पिट्टिकाओं में क्या होता है कि अगले फसल में संक्रमण फैलाने में प्राथमिक निवेश द्रव्य का कार्य करती हैं। ये खेत में और पौधे के अवशेष जो होते हैं उनमें जो पिट्टिकाएं होती हैं वो अगली फसल में संक्रमण फैलाने में प्राथमिक निवेश द्रव्य का कार्य करती है, यानी प्राथमिक जो
अंदर प्रवेश करके जो सबसे पहली चीज़ होती है जो पौधे के अंदर प्रवेश करके रोग फैलाती है, उससे प्राथमिक निवेश द्रव्य कहते हैं। प्राथमिक जो पदार्थ होता है जिससे रोग की शुरुआत होती है पौधे के अंदर, तो वो प्राथमिक निवेश द्रव्य कहाँ पाया जाता है? खेत में, और पौधों के अवशेषों के अंदर पीटिकाओं में पाया जाता है। मृदा में पड़े ये डिंबक उचित नमी मिलने पर बाहर निकल आते हैं। तो मृदा में पड़े ये डिंबक होते हैं वो उचित नमी मिलती है। जब ये ज़मीन में पड़े डिंबकों को अगर नमी मिल जाती है बढ़िया सही उनके अनुकूल वातावरण की अनुकूल नमी मिलने पर ये बाहर निकल आते हैं। तो क्या करते हैं? ज़मीन से बाहर आ जाते हैं। और जब गेहूँ के छोटे पौधों की सतह पर हल्की जल की परत उपस्थित होती है तब ये डिंबक तैरते हुए वर्धन शाखा के निकट पहुँच जाते हैं। ठीक है, जब गेहूं के पौधों पर अपन सिंचाई करते हैं और उन पर थोड़ी थोड़ी नमी बनी होती है, यानी हल्का जो छोटे पौधे होते हैं उन पर नमी बनी होती है, तो नमी यानी एक पानी की परत होती है। अपन सिंचाई करते हैं ऊपर से अगर सिंचाई कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है? उन पर नमी रह जाती है, पानी की परत होती है पौधों पर, तो उस परत पर तैरते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं? वर्धन क्षेत्र पर पहुँच जाते हैं। इनके जो डिंबक होते हैं, जो लार्वा अवस्था होती है, वो तैर कर वर्धन क्षेत्र यानी जिससे वह क्षेत्र जहाँ पर लंबाई बढ़ती है, जिस पर लंबाई जहाँ से लंबाई की वृद्धि होती है पौधे की, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, वर्धन शाखा के निकट पहुँच जाते हैं और पत्तियों से बाह्य परजीवी के रूप में पोषण लेने लगते हैं। और पत्तियों पर जाकर पहुँच कर क्या करते हैं? जो बाह्य परजीवी के रूप में यानी अपना थोड़ा सा भाग पत्तियों पर पहुँच जाते हैं और अपना थोड़ा सा भाग क्या होता है उसमें अंदर डालकर बाकी भाग अपना बाहर लटका रहता है। थोड़ा सा भाग मतलब बिल्कुल बाहर तो नहीं, थोड़ा सा अंदर होता है ताकि उनका मुंह चला जाए और उनके जो चूषण अंग होते हैं वो चले जाएं। ठीक है, जिससे वो पोषण प्राप्त करते रहते हैं और बाकी इसका भाग होता है वो बाहर लटका रहता है, यानी बाह्य परजीवी के रूप में। पौधे पत्ती के अंदर पूरा नहीं जाते हैं, बाहर ही रहते हैं और बाहर से ही क्या करते हैं? अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जिसके कारण पत्तियाँ कुरूप और कुरुचित हो जाती है। ये बाह्य रूप से बाह्य परजीवी के रूप में भोजन ग्रहण करने के कारण पत्तियों का रस चूस लेते हैं, जिससे पत्तियों का रूप, रंग, आकार कुरूपित हो जाता है, बेढंगा आकार हो जाता है। आगे देखिए, कुरूपित या कुरुचित हो जाता है। आगे अपन चर्चा करें तो पौधे की वृद्धि के साथ साथ द्वितीय अवस्था डिंबक बढ़कर पुष्प के अग्रभाग से प्रवेश कर पीटिकाएं बनाती हैं। ठीक है, पौधे की वृद्धि के साथ साथ जैसे जैसे पौधा वृद्धि करता है तो द्वितीय अवस्था जो होती है डिंबक की यानी अंडी पहली अवस्था कौन सी है? पहली अवस्था होती है अंडा। दूसरी अवस्था की चर्चा करें तो दूसरी अवस्था है इसकी डिंबक। ये डिंबक क्या करता है? जैसे जैसे पौधे वृद्धि करता है तो ये डिंबक बढ़कर पुष्प के आगे वाले भाग से प्रवेश कर पीटिकाएं बन जाता है। पुष्प का आगे वाला भाग मतलब जो सबसे नया भाग होता है वहाँ से पौधे के अंदर प्रवेश करके क्या करता है? पीटिकाएं बनाता है। पीटिकाओं का मतलब जैसे चिड़ियाओं का घोंसला होता है वैसे इन सूत्रकृमियों का तो अंडे देने का स्थान है। तो प्रत्येक मादा जो इन पीटिका में क्या देती है? 10,000 से 30,000 तक अंडे देती है। 10,000 से 30,000, एक मादा 10,000 से 30,000 अंडे दे रही है। ठीक है, तथा अंडे देने के तुरंत बाद वो मादा भी मर जाती है। अंडे देने के तुरंत बाद जैसे ही 10,000 से 30,000 तक अंडे दिए वो मादा क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, मर जाती हैं। ठीक है, बस मादा का काम इतना ही है कि अंडे दे तब तक जीवित, बाद में नष्ट। फिर अंडे से प्रथम डिंबक अवस्था बनती है जो निर्मोचन के द्वारा द्वितीय डिंबक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अंडे से जो प्रथम डिंबक अवस्था बनती है, ये डिंबक अवस्था बनती है और इसके ऊपर से ये डिंबक यानी लटकी अवस्था है, उसके ऊपर से निर्मोचन होता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि केंचुआ जैसे अपने ऊपर सांप जैसे अपने ऊपर से केंचुली निकालता है, वैसे ही यानी अपने त्वचा को अपने ऊपर से अलग करता है, त्वचा की परत को, वैसे ही डिंबक जो अंडे से निकलने वाला डिंबक होता है वो अपने ऊपर से क्या करता है? अपनी त्वचा को अलग करता है और निर्मोचन के द्वारा वो द्वितीय डिंबक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वासुदेवा व हिगोरानी 1950 के अनुसार गेहूं में जो तेंदु रोग पैदा करने वाले रोगजनक रेथाइबैक्टर टेट्रिसाई, एग्यूना टेट्रिसाई सूत्रकृमि के बीच एक अविकल्पी हेतुकीय संबंध है।
ठीक है। अविकल्पी हेतुकीय संबंध है, यानी अविकल्पी मतलब दोनों एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर है, दूसरे किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है जिन पर ये निर्भर रहें। हेतुकीय यानी कारण से, अविकल्पीय कारण से एक दूसरे पर निर्भर हैं, संबंधित हैं। सूत्रकृमि के जो डिंबक होते हैं वो तुंदु रोग के जीवाणु को गेहूं के पौधे तक पहुंचाने में रोग वाहक के रूप में कार्य करते हैं। जो सूत्रकृमि के डिंबक होते हैं वो तंदु रोग का क्या करते हैं, तंदु रोग के जो जीवाणु होते हैं जिनसे तंदु रोग फैलता है उनको गेहूं के पौधे तक पहुंचाने में रोग वाहक का कार्य करते हैं, रोग वाहक का कार्य करते हैं। यानी उन तंदु रोग के रोग कारकों को गेहूं के पौधों तक ले जाना के कार्य कौन करते हैं, सेहू रोग के डिंबक करते हैं। मृदा में जब सूत्रकृमि डिंबक निकलते हैं, मृदा के अंदर जब वो सूत्रकृमि डिंबक निकलते हैं और गेहूं के पौधे में संक्रमण करते हैं तो जीवाणु निवेश द्रव्य को भी अपने शरीर पर चिपकाकर साथ ले जाते हैं और इस प्रकार जीवाणु का संक्रमण हो जाता है। मृदा से जब वो ये सूत्रकृमि डिंबक निकलते हैं जिन पर जो जीवाणु है तंदु रोग का, ये उन पौधे के अंदर जब प्रवेश करते हैं सूत्रकृमि डिंबक तो इनके साथ इनकी त्वचा पर उपस्थित जो जीवाणु होता है तंदु रोग का वो भी पौधे के अंदर प्रवेश कर जाता है और अपना प्रभाव दिखाता और रोग फैलाता है। आगे देखिए प्रबंधन, अब सेहू और तंदु रोग का प्रबंधन अपन कैसे कर सकते हैं, चर्चा करें अपन उसकी। पहला देखिए खेती में प्रबंधन, सस्य प्रबंधन, कल्चरल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो रोग रहित क्षेत्रों से बीजों का चयन करना। पहले तो जिस खेत में रोग फैला हुआ था उस खेत के पौधों से बीज प्राप्त नहीं करना, ठीक है। बीज कहाँ से लेना, जहाँ पर रोग नहीं फैला है ये सेहू और तंदु रोग, वहाँ से अपन को बीज प्राप्त करना और उन बीजों की बुआई करना। बीज में मिली हुई पीटिकाओं को छलनी से छानकर अलग कर देना चाहिए। जो पीटिकाएं होती हैं बीज के अंदर उनको अलग कर देना चाहिए। कैसे, छलनी से छानकर, जो आटा जिसे छानते हैं वैसे छानकर इन पीटिकाओं को क्या कर देना चाहिए, अपन को अलग कर देना चाहिए। आगे देखिए पीटिका युक्त बीजों को 20% साधारण नमक के घोल में डुबोकर मिश्रित पीटिकाओं को अलग कर लेना चाहिए। 20% साधारण घोल में डुबोकर क्या करना चाहिए, अपन को पीटिकाओं को इन गेहूं के बीजों से अलग कर देना चाहिए। जैसे पीटिकाएं तैर कर ऊपर आ जाती है और उनको क्या करें, साइड में कर दें। फिर देखिए बीजों को 2 से 3 घंटे तक पानी में भिगो कर रखना चाहिए। फिर सस्य उपचार में अपन क्या कर सकते हैं, बीजों को 2 से 3 घंटे तक पानी में भिगोना चाहिए। भिगो कर क्या करना चाहिए, 54 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर 10 मिनट रख कर सुखा लेना चाहिए, ठीक है। 2 से 3 घंटे पहले इसको पानी में भिगोना, फिर 54 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इन्हीं बीजों को क्या करना, वापस 10 मिनट रख कर हमें सुखा लेना चाहिए, सुखाना चाहिए, जिससे पीटिकाएं क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, ठीक है। पानी में रखा, फिर पीटिकाएं नम अवस्था प्राप्त हो गई किसको, पीटिका के अंदर जो अंडे हैं उनको, जिससे वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। और फिर 10 मिनट इनको क्या करते हैं, 54 डिग्री सेंटीग्रेड, 54 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ही ज़्यादा होता है। हम देखते हैं हमारे राजस्थान में जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तब वहाँ का तापमान 42 डिग्री से 45 डिग्री के आसपास होता है। यानी अभी तो इससे लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम है, तो भी हमारी इतनी गर्मी होती है, कूलर के सामने भी क्या होता है, हमें गर्मी लगती है। तो सोचो 10 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ा देंगे तो कितना ताप होगा। तो उस ताप पर 10 मिनट रख कर सुखा लेना चाहिए, जिससे वो डिंबक क्या हो जाते हैं, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं। आगे चर्चा करें अगर अपन इस चीज़ की, तो गेहूं रोग, सेहू रोग से बचने के लिए 2 से 3 वर्ष तक फसल चक्र अपनानी चाहिए, जिसमें जौ, जई जैसी अन्य धान्य फसलों की बुआई की जानी चाहिए। 2 से 3 वर्ष तक फसल चक्र अपनाना चाहिए सेहू रोग से बचने के लिए। पहले वर्ष अपन ने क्या बो दी है, पहले वर्ष मान लो अपन ने गेहूं बो दिया है, ठीक है। तो दूसरे वर्ष जौ, तीसरे वर्ष जई, ये ऐसे क्रम से, और फिर वापस चौथे वर्ष अपन को क्या बोना है, वापस गेहूं बोना है। यानी 2-3 साल में एक बार गेहूं की फसल बोनी चाहिए, 2-3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए, ठीक। गेहूं की अगेती बुआई की जानी चाहिए। अगेती बुआई की जानी चाहिए मतलब कि पहले बुआई कर देनी, समय से पहले बुआई करके कर देनी चाहिए, ठीक है। अपन को पता ही है बुआई 2 प्रकार की होती है, एक तो अगेती और एक पछेती। अगेती और पछेती बुआई 2 प्रकार की होगी है। अगेती यानी नॉर्मल जो समय है बुआई का उससे पहले कर देनी, और पछेती नॉर्मल बुआई के बाद करनी, समय के बाद करनी। गेहूं का प्रबंधन देखिए, इसकी जो प्रतिरोधी किस्में हैं जिसमें गेहूं के
सेहू और तंदू रोग से बचने की क्षमता है, लड़ने की क्षमता है, तो सोनारा 63 किस्म, ठीक है। लरमाराजू NP 608 S227 की बुआई की जानी चाहिए। इनकी अपन को बुआई की जानी चाहिए। इनकी जब अपन बुआई करते हैं तो क्या होता है, इनमें रोग से लड़ने की क्षमता होती है। किस रोग से? सेहू, तंदू, इन रोगों से लड़ने की क्षमता इनमें होती है, ठीक है। रासायनिक प्रबंधन की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए, रासायनिक प्रबंधन दवाइयों का, कौन सी दवाइयों का उपयोग करके अपन इस रोग को नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस रोग का संक्रमण अधिक होने पर, बहुत ही ज़्यादा फसलों में अपने अगर ये रोग फैल जाए, संक्रमण बहुत ही ज़्यादा हो जाए, तो हमें नेमाफोस, जीनोफोस, एल्डी कार्ब, थायोनेजिन आदि से मृदा का उपचार करना चाहिए, क्योंकि मृदा के अंदर ही इनके डिंबक अवशेषों के अंदर, मृदा के अंदर पौधे के अवशेषों, खेती के अवशेषों के अंदर पाए जाते हैं। तो हमें कौन सी दवाइयों का काम में लेना चाहिए, कौन सी चीज़ों को काम में लेकर उपचार कर सकते हैं? तो पहला है हमारा नेमाफोस, जीनोफोस, एल्डी कार्ब और थायोनेजिन का अपन को मृदा में छिड़काव करना चाहिए, ठीक है, जिससे मृदा का उपचार हो जाए। फिर देखिए आगे, एल्डी कार्ब सल्फोज का 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर की दर से, प्रति हेक्टर में 2 किलोग्राम सल्फर का छिड़काव करना चाहिए, एल्डी कार्ब और सल्फोज का, ठीक है। खेत में छिड़काव करके गेहूं के सेहू रोग का अपन नियंत्रण कर सकते हैं। कितना? प्रति हेक्टर 2 किलोग्राम, यानी 2 kg प्रति हेक्टर की दर से अपन को छिड़काव करना चाहिए। 1 हेक्टर में 2 किलोग्राम सल्फोज या एल्डी कार्ब का छिड़काव करके अपन कौन से रोग का? सेहू रोग का नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था गेहूं का सेहू या तंदू रोग, उसके बारे में रोग चक्र प्रबंधन अपने देखा। गोंगा, सूत्रकर्मी पढ़ लिया। दूसरा हमारा टॉपिक है इस लेसन का गोंगा, और उसके बाद अपन स्लग, और उसी के साथ हमारा लेसन कंप्लीट। तो देखिए गोंगा क्या होता है। सामान्यतः गोंगे आर्द्र एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। देखिए ये है एक गोंगा, और एक चीज आपने पढ़ी होगी गेंगा, ठीक है। गोंगा एक जीव है और गेंगा एक रोग है, ये ध्यान रखना दोनों में, ठीक है। गेंगा देखिए विटामिन किसकी कमी से? विटामिन डी की, सॉरी विटामिन नहीं, आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से गलगंड या गेंगा रोग, इसको अपन और क्या नाम से जाना जाता है? गलगंड, आपने कहीं सुना होगा गलगंड। उसके अलावा इसको गॉइटर भी कहते हैं, गॉइटर रोग भी कहते हैं, ठीक है। तो गेंगा रोग, गलगंड रोग या गॉइटर रोग किसमें? आयोडीन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है? आयोडीन की कमी से जिसमें भी ये रोग होता है उसका गला जो होता है वो फूलकर लटक जाता है, ठीक है। अपने ये काम नहीं है, बस नॉर्मल जानकारी के लिए आपको रखना कि गेंगा और गोंगा में बस इतना ही फर्क है। तो अपन गोंगा की चर्चा करते हैं, गेंगा को यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सामान्यतः जो गोंगा होता है वो गोंगे आर्द्र और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। जो छायादार स्थान होते हैं वहाँ पर ये गोंगा पाया जाता है। आर्द्र या नम स्थान, छाया स्थान होते हैं वहाँ पर। ये रात्रिचर व शाकाहारी जंतु हैं। ये रात्रिचर, रात में चरने वाले, रात में रहने वाले, और शाकाहारी जंतु हैं। शाकाहारी जंतु मतलब अन्य जंतुओं को नहीं खाते हैं, ठीक है। ये वर्षा ऋतु से सक्रिय होकर पौधों को क्षति पहुंचाते हैं। ये वर्षा ऋतु में सक्रिय होते हैं और फिर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये धीरे धीरे क्या करता है? रेंगता है, वह अधरातल पर म्यूकस की एक पतली परत स्रावित करता है। ये धीरे धीरे क्या करता है? रेंगता है। उड़ने फिरने की इनकी क्षमता नहीं होती, जमीन के ऊपर ही रेंगता है, और अधरातल पर, तल पर क्या करता है? म्यूकस की एक पतली परत का स्राव कर देता है, यानी अपने एक म्यूकस रस तरल पदार्थ का स्राव करता है, जिससे एक परत बन जाती है। घोंगे पौधे को, विशेषकर शाक सब्जियों की पत्तियों, पौधों को, और पौधों में भी शाक और सब्जियों की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों और तनों को खाकर नुकसान पहुंचाता है। ये पत्तियों को खाता है और तनों को नुकसान पहुंचाता है।
विशाल अफ्रीकी घोंगा जिसका वैज्ञानिक नाम अटेकिना फुलिका है, यह सब्जियों, बागवानी पौधों, फलों, सजावटी सामान को एवं क्रिप्टाजोन घोंगा मूंगफली, सेमफली, शहतूत, मिर्च इत्यादि फसलों को नुकसान पहुंचाता है। विशाल अफ्रीकी घोंगा होता है जो बहुत बड़ा होता है, आकार में भी बड़ा होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम देखिए एटेकिना फुलिका है। ठीक है, सवाल पूछा जा सकता है अफ्रीकी घोंगे का वैज्ञानिक नाम क्या है, एटेकिना फुलिका, या एटेकिना फुलिका कहाँ पर पाया जाता है, तो वो अफ्रीका में पाया जाता है। ये एटेकिना फुलिका या अफ्रीकी घोंगा सब्जियों, बागवानी पौधों, फलों, सजावटी सामान को नुकसान पहुंचाता है। और एक घोंगा और है क्रिप्टोजोन घोंगा, मूंगफली, सेमफली, शहतूत, मिर्च इत्यादि को, इन फसलों को क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है। कुछ घोंगे देखिए मनुष्य एवं दूसरे अन्य परपक्षियों जैसे मछलियों एवं पक्षियों द्वारा खाए भी जाते हैं। ठीक है, कुछ घोंगे होते हैं वो मनुष्य द्वारा भी खाए जाते हैं, मनुष्य खाता है, और दूसरे अन्य परपक्षियों जैसे पक्षियों द्वारा खाए भी जाते हैं। पक्षियों, मछलियों द्वारा भी घोंगों का सेवन किया जाता है, भोजन के रूप में इनको ग्रहण किया जाता है। अब पहचान देखिए, इसकी पहचान क्या है घोंगे की, तो इसका शरीर यदि शरीर अखंडित हो, असम्मित हो, अखंडित हो, असम्मित हो, यानी एक समान आकार का नहीं हो, बिना खंड का हो, और एक कठोर कुंडलित कवच जिसको कैल्केरियस सेल कहते हैं से पूरा अथवा थोड़ा ढका होता है, और सिर पर 2 जोड़ी स्पर्शक पाए जाते हैं, तो वह घोंगा है। ठीक है, ये देखिए ये घोंगा। अब इस पे कहीं आपको खंड दिखाई दे रहे हैं, कहीं भी कोई भी खंड अपन को दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, असम्मित होता है। ठीक है, असममित का मतलब कोई एक समान आकार इनका नहीं होता है कि कहीं से यहाँ से काटेंगे तो ये 2 भागों में बराबर बढ़ जाएगा, यहाँ काटेंगे तो नहीं, कहीं से भी किधर से भी आपको इसको काटेंगे 2 भागों में नहीं बैठेगा ये। ठीक है, आगे देखिए आप इस चीज़ की चर्चा करें तो। और तीसरी चीज़ बताई थी कि इसके ऊपर एक कैल्केरियस आवरण होता है। ठीक है, कैल्केरियस कठोर आवरण होता है, कैल्केरियस जो कठोर आवरण होता है, ये कैल्केरियस सेल कठोर आवरण होता है, जिसके अंदर ये नीचे की तरफ क्या होता है, इसका मुलायम भाग होता है। ये आवरण कैल्केरियस कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कठोर होता है, जिसे अपन चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना होता है, ये बहुत कठोर होता है। और इसके आगे 2 स्पर्शक पाए जाते हैं, श्रृंगिकाएं, स्पर्शक, एंटीना जिसे अपन कह सकते हैं, वो पाए जाते हैं। अब इसका वर्गीकरण अपन देखें तो देखिए संघ मोलस्क का होता है, मोलस्क का संघ का है, गैस्ट्रोपोडा इसका वर्ग है, पल्मोनेटा इसका गण है, और हेलिक्स वंश इसका हेलिक्स है। लक्षण देखिए, इसका शरीर कोमल होता है, देखिए अंदर से कोमल, बाहर से तो कठोर ही होगा। शरीर कोमल, प्रगुही होता है, अंदर एक गुहिका पाई जाती है वास्तविक, द्विपार्श्व सम्मित, त्रिस्तरीय, अखंडी होता है। 3 स्तरों का बना होता है, ऊपर से अपन इसको खोलेंगे तो 3 स्तर होंगे अंदर। ठीक है, और अखंडी होता है, कोई खंड नहीं होता। शरीर एक कठोर आवरण से ढका होता है, ऊपर वाला आवरण कठोर होता है। घोंगा का शरीर देखिए, सिर इसका, ये सिर, फिर प्रावार, ये सिर आगे की तरफ, ये नीचे पीछे की तरफ, ये जो पूरा भाग है यहाँ तक का वो प्रावार, फिर नीचे इसके अंदर की तरफ पाद, पैर और आत्रांग पुंज भागों में विभक्त होता है। इसके सिर पर 2 जोड़ी स्पर्शक पाए जाते हैं, 2 जोड़ी स्पर्शक पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें से पश्च वाले लंबी जोड़ी के शीर्ष पर नेत्र होते हैं, पीछे वाले जो लंबी जोड़ी के शीर्ष होते हैं ये वाले, इनके जोड़ी के शीर्ष पर यहाँ पर आगे की तरफ इनके क्या होते हैं, नेत्र होते हैं। देखिए रक्त संस्थान खुला तथा श्वसन क्रिया गिल या टिनिडियम द्वारा होती है। इंपॉर्टेंट, रक्त जो संस्थान होता है वो खुला होता है, बंद परिसंचरण नहीं होता, खुला होता है। ठीक है, और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गिल या टिनिडियम द्वारा इनका श्वसन क्रिया होती है। जैसे मानव में फेफड़े होते हैं, ठीक है, और मछलियों में गलफड़े होते हैं जिनके द्वारा ये श्वसन करते हैं। ठीक है, वैसे ही श्वसन क्रिया के लिए घोंगा के अंदर गिल या टिनिडियम पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, 1 नंबर का सवाल ये पूछा जा सकता है। शरीर के चारों ओर एक मांसल प्रवार होता है जो कवच का स्राव करता है। एक शरीर के चारों तरफ एक मांसल प्रवार होता है, मांसल यानी मांसपेशियों का बना प्रवार होता है, जो क्या करता है, एक कवच का स्राव करता है, जो सूख कर बाद में
कठोर बन जाता है। ये उभयलिंग जंतु है। उभयलिंगी जंतु मतलब इसमें मादा व नर दोनों एक ही जीव में उपस्थित होते हैं। नर भाग और मादा भाग एक ही जीव में उपस्थित होते हैं। फिर देखिए हमारा आखिरी टॉपिक स्लग की चर्चा करें अपन। स्लग क्या होता है? ये बाग बगीचों की नम मिट्टी खेतों तथा दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। जो बाग बगीचे होते हैं उनकी नम मिट्टी में, खेतों में, दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पानी होता है वहाँ पर पाया जाता है। स्लग पर मौसम का अधिक प्रभाव पड़ता है। मौसम का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। स्लग देखिए रात्रि या वर्षा के मौसम में बाहर निकलते हैं। रात के समय जब ठंडा मौसम होता है तब, या बारिश के समय जब सूरज नहीं निकलता है तब बाहर निकलते हैं तथा बागवानी व खेतियों की फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। जो बागवानी होती हैं उन खेतों की फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। काली स्लग जिसे लेबिकोलिस एल्टे कहते हैं वैज्ञानिक नाम का प्रकोप मुख्यतः नीम की नर्सरी, पान की फसलों एवं सब्जियों पर होता है। जो काली स्लग होती है उसकी नीम की नर्सरी पर, नीम जैसे खट्टे खारे पौधे पर भी ये अपना प्रभाव छोड़ते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। पान की जो फसलें होती हैं सब्जियों पर होता है एवं उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसकी अन्य प्रजाति देखिए स्लेटी स्लग एनाडेंस जिसका वैज्ञानिक नाम, मक्का की फसल पर एवं भूरा स्लग लाइमेक्स कंद वाली सब्जियों की फसलों, खेतों और उद्यानों को नुकसान पहुंचाते हैं। जो स्लेटी स्लग होता है वो मक्का पर, और भूरा स्लग होता है लाइमेक्स, वो कंद वाली सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। पहचान देखिए जंतु का जो शरीर होता है इसका स्लग का वो लंबा होता है, पीछे से पतला होता है, नुकीला है, आगे की तरफ से नुकीला है, पीछे से पतला और नुकीला होता है, पीछे से पतला होता है, नुकीला होता है, तीखा होता है। सिर पर 2 स्पर्शक होते हैं और काले नेत्र दिखाई देते हैं। प्रवाह संरचना है तो ये प्राणी स्लग है। ठीक है, पहचान क्या है? अगर जंतु का शरीर लंबा है, ये देखिए जंतु का शरीर लंबा है, लंबा है, पीछे से पतला है, पीछे से पतला है, नुकीला है, सिर पर 2 स्पर्शक है और आगे काले नेत्र हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रवाह संरचना है, तो वो प्राणी स्लग ही है। संघ कौन सा है इसका? मोलस्का। वर्ग गैस्ट्रोपोडा, पल्मोनेटा गण है और लाइमेक्स वंश है। ठीक है, ये वर्गीकरण पूछे जा सकते हैं। घोंगा 1 नंबर के सवाल में घोंगा का वर्गीकरण क्या है, तो अपन को उसका संघ वर्ग गण कुल देखना होगा। स्लग का वर्गीकरण क्या है, लिखिए स्लग का वर्गीकरण, तो ऐसे आपको पूछा जा सकता है। लक्षण देखिए स्लग का शरीर लंबा होता है, एकदम स्लग का शरीर क्या होता है? लंबा होता है। कवचहीन होता है और पीछे की ओर पतला व नुकीला होता है। लंबा होता है, कोई कवच नहीं होता, कठोर ऊपर, ठीक है, और पीछे की ओर पतला व नुकीला होता है। इसका शरीर देखिए सिर, पाद, प्रवार और आंतरंग कुबड़ में बटा होता है। सिर 4 भागों में सिर, पाद, प्रवार, आंतरंग कुबड़ में बटा होता है। सिर पर 2 जोड़ी आकुंचनशील स्पर्शक होते हैं। आकुंचनशील मतलब 2 ऐसे स्पर्शक होते हैं, 2 जोड़ी, यानी टोटल 4 संख्या में ऐसे स्पर्शक होते हैं, आकुंचन होते हैं, यानी जो सिकुड़ सकते हैं, जिनमें पश्च जोड़ी के शीर्ष पर काले नेत्र होते हैं, जो पीछे जोड़ी के शीर्ष पर इसके काले आंखें होती हैं। आगे देखिए ये उभयलिंगी है। ये उभयलिंगी होता है, उभयलिंगी होता है, रात्रिचर होता है, रात को विचरण करने वाला, स्थलीय जमीन पर रहता है, शाकाहारी होता है, पेड़ पौधों को नुकसान पर। स्लग के अधर तल पर एक चौड़ा चपटा व तलवे के समान पाद होता है। स्लग के अधर तल पर एक चौड़ा चपटा और तलवे के समान क्या होता है? पैर होता है। तो ये स्लग और घोंगा के बारे में जो मेन चीज़ थी वो अपन ने देख ली, और इसी के साथ ही हमारा रिलेशन भी कंप्लीट होता है। घोंगा और स्लग के बारे में बहुत कम दे रखा है, तो अपन इससे सवाल यही बन सकता है कि वर्गीकरण यानी इसका वर्गीकरण समझाइए। कौन सा संघ है, वर्ग, गण, कुल, ये चीज़ें 4 चीज़ें अपन को लिखनी होती हैं। ठीक है, बाकी इनकी पहचान कैसे हैं ये कुछ नहीं होता है। घोंगा का अगर नॉर्मल सा सवाल अगर एग्जामिनर के मन में चाहे कि 1 नंबर का सवाल देना है तो वो ये चित्र भी दे सकता है घोंगा का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। आने वाली क्लास में अपन एक लेसन पढ़ेंगे केचवे की संरचना एवं कृषि में महत्व। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट भी हैं, इसका प्रैक्टिकल भी होता है हमारे। ठीक है, और ये हमारा लास्ट लेसन होगा। ठीक है, जो अपन कल कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।